हेलो गाइस। आज हम सबसे पहले बायो सेवर्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सभी लेक्चर्स में हम लोग ये बात देख रहे थे कि हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा भी कुछ और तरह के फोर्स एक्ट कर सकते हैं, जिनमें से हम लोग ने मैग्नेटिक फोर्स को देखा था। इस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस इस मैग्नेटिक फोर्स के को डिस्कस करने के समय पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके कारण से जो फोर्स होता है उसे कैलकुलेट किया था। बल्कि हम लोग ने वो सोर्स जो कि इस मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। हम लोग ने कहा था कि एक सोर्स होगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड नाम की एक चीज प्रोड्यूस होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। हम लोग ने उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो फोर्स होता है उसे तो स्टडी कर लिया, बट अब हम लोग उस सोर्स को स्टडी करेंगे कि जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इसका एक्सप्रेशन हमें बायो सेवर्ट लॉ से मिलता है। मान लीजिए हमारे पास स्पेस में कोई कर्व है जिससे कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, और इससे किसी दूरी पर किसी जगह पर एक स्पेस में एक पॉइंट पी है। देन हम लोग इस कर्व के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। इस लेंथ एलिमेंट को हम लोग डी एल डैश वेक्टर कह रहे हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर है, और हमारा पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, जो पॉइंट पी है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो आर वेक्टर है। ऐसे में हमारे करंट एलिमेंट से जो हमारे पॉइंट पी की ओर जो वेक्टर होगा, उसे हम लोग करली आर वेक्टर के फॉर्म में कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में बायो सेवर्ट लॉ इस छोटे से एलिमेंट के कारण से जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसे कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो बायो सेवर्ट लॉ बताता है कि ये जो क्वांटिटी होगी, वहाँ पे जो छोटा सा हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा होगा इस एलिमेंट के कारण से, वो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई वेक्टर। उस पॉइंट पे जो करंट वेक्टर होगा, जो हम लोग लैम्डा इंटू वेव वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू आर कैप, यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू हमारा डी एल प्राइम जो कि हमारा लेंथ एलिमेंट था। और इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस इंटीग्रल के फॉर्म में दिखता है। और यहाँ पर हमारा जो म्यू नॉट है वो एक कॉन्स्टेंट है, जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है ऐसा यूनिट्स में। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग एक सरफेस के ऊपर चार्ज का फ्लो या फिर एक वॉल्यूम के ऊपर चार्ज के फ्लो है उसमें भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह का दिखेगा। हम लोग एक सरफेस कंसिडर कर सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग छोटा सा डी ए डैश एरिया एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर कि हमारा जो सरफेस करंट डेंसिटी है वो के है, और ये जो है ये आर डैश पोजिशन वेक्टर पे है। इसके अलावा एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है जो कि आर वेक्टर पे है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो हमारा वेक्टर है वो करली आर वेक्टर है। ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम चार्ज हो, मतलब एक वॉल्यूम है जिसके अंदर में चार्ज का फ्लो हो रहा हो, उस कंडीशन में भी हम लोग बायो सेवर्ट लॉ को कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एक बॉडी है जिसके ऊपर हमारे पास एक डीवी छोटा सा एलिमेंट है, जहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है वो जे है, जो कि आर डैश पोजिशन वेक्टर पे है। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, जो कि पोजिशन वेक्टर आर पे है, और इन दोनों की पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला हमारा जो वेक्टर है वो करली आर वेक्टर है। यहाँ पर भी हम लोग बायो सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के तीनों एक्सप्रेशंस हो जाएंगे अलग अलग कंडीशंस में। अब इसकी मदद से हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एक बात हम यहाँ पे बायो सेवर्ट लॉ में नोटिस कर सकते हैं कि बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड्स तब प्रोड्यूस हो रहे हैं जब हमारे पास मूविंग चार्जेस हो, यानी करंट का मोशन हो। और हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास फोर्स, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, वो उन्हीं चार्ज पे अप्लाई हो पाता है जो कि मूव हो रहे हो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, और उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस ही अफेक्ट हो सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऐसा फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस के बीच में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन जितना भी हम लोग ने किया, उसमें हमें इसके बारे में बॉदर करने की कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहला स्पेशल केस हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रेट वायर सेगमेंट है जिसमें कि करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रहा है, कांस्टेंट करंट बह रहा है, और इसके कारण से इससे किसी एक स्पेस में दूसरे पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। मान लीजिए ये हमारा एक
हॉरिजॉन्टल वायर है जिसमें कि एक आई करंट फ्लो कर रहा है और इससे परपेंडिकुलर एस दूरी पर एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं पी। इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। हम लोग इस वायर के ऊपर एक छोटा सा डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं और यहाँ पर से हम लोग इस पॉइंट पी तक के लिए एक वेक्टर कंसिडर करते हैं। देन हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डी एल वेक्टर जो कि इसका वेक्टर होगा उसको हम लोग यहाँ पर से इस डी एल से जो पी तक जो हमारा वेक्टर होगा उसके साथ क्रॉस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को ही बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं और वो हमारे स्क्रीन से डायरेक्टली बाहर की ओर आ रहा होगा। और ऐसा ही हम लोग किसी भी जगह पर जो डीएल एलिमेंट चूज करेंगे उसके साथ होगा। इसका मतलब है कि हर एक का डायरेक्शन सेम ही है, उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसका मतलब हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने की जरूरत है और उस मैग्नीट्यूड को वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिकॉज चूंकि यहाँ पे हर एक का एक ही डायरेक्शन में है तो इसका डायरेक्टली इसके मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल लेना बराबर होगा इसके वेक्टर्स का इंटीग्रल लेना उससे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा। सो हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को इसमें जो बी है उसके मैग्नीट्यूड को कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फाई हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा जो कि आई, और हमारा करली आर वेक्टर यहाँ पे चूंकि करली आर वेक्टर इस डीएल से स्टार्ट होने वाला पी तक जाने वाला वेक्टर है और उसे हम लोग इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे आर डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा करली आर और कुछ नहीं, ये आर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके अलॉन्ग ही होगा। और चूंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे हम सिर्फ उसे साइन फाई के रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे करली आर का वैल्यू चूंकि यहाँ पे इस आर के बराबर है तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे उसे पुट कर दिया है। और यहाँ पे डी एल डैश जो है वो हम लोग यहाँ पे डी एल एज्यूम कर रहे हैं वायर के अलॉन्ग जो हमारा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एक लेंथ एलिमेंट है। मान लेते हैं हमारा ये वाला एंगल थीटा है। इन दैट कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कि थीटा और फाई कॉम्प्लीमेंट्री है। सो साइन फाई और कुछ नहीं बल्कि कॉस थीटा हो जाएगा। सो हमारा एक्सप्रेशन ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर आई को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट बह रहा है। अब हम चाहेंगे कि हम इस पूरे इंटीग्रल को थीटा में कन्वर्ट करें और थीटा के लिमिट्स के फॉर्म में इसे कैलकुलेट करें। इसके लिए हमें डी एल और आर स्क्वायर दोनों को ही थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट करना होगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हम ये बातें कह सकते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए यहाँ पर हम ये दो एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। इससे हम लोग 1/r² और जो हमारा dl है उसे कुछ इस ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग 1/r² और जो dl की वैल्यू आई है उसे हम लोग अपने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये हमारा इंटीग्रल हो गया। अब इस इंटीग्रल के अपर एंड लोअर लिमिट्स क्या है तो इसके लिए हम लोग वायर के अपने दोनों एंड्स को देखेंगे। मान लेते हैं ये दोनों ही जो हमारा एंड पॉइंट्स है वो θ1 और θ2 एंगल पे है। देन अपने इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पर कि हमारा लिमिट θ1 से θ2 तक जा रहा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कैंसलेशन हो रहा है और इसी कारण से हमें इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में सिंप्लीफाई होकर मिल रहा है। ये काफ़ी इजी इंटीग्रल है, उसे हम काफ़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह। इसके मदद से हम लोग काफ़ी आसानी से अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट वायर है तो उसके बारे में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारा वायर जो है वो इनफाइनाइट एक्सटेंड कर रहा है या सेमी इनफाइनाइट एक्सटेंड कर रहा है, इन दैट कंडीशन में हम काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके बाद अब हम लोग एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे व्हेन द लूप कंटेन्स अ कांस्टेंट करंट। सो ये हमारा एक सर्कुलर लूप है जिसमें कांस्टेंट करंट आई घूम रहा है और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर हम लोग एक z डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस लूप के कारण में जो करंट है उसके कारण से। इसके लिए हम लोग इसे किसी पोजीशन पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं और उस करंट के कारण से हम लोग एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो ये हमारा डीएल वेक्टर है जो एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है करंट का और वहाँ से हम लोग ने इस पॉइंट को कनेक्ट किया है यूजिंग आर वेक्टर। अगर हम जो हमारा करंट एलिमेंट है उसके अंदर जो करंट है जो उस जगह पे टेंजेंशियल होगा उसका इस आर वेक्टर के साथ क्रॉस करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का आएगा, कुछ इस तरह का। मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। देन हमारा ये वाला एंगल भी थीटा होगा
और साथ साथ ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये इस इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल जो हमारा एक लेंथ एलिमेंट है उसी कारण से यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उसे हम लोग यहाँ पे डी बी कह सकते हैं। इसका हमारा यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, एक डी बी कॉस थीटा और एक डी बी साइन थीटा। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि इस एलिमेंट के डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी एक और लेंथ एलिमेंट होगा। उसके कारण से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेम एग्जैक्ट थीटा एंगल सब्सटेंड हो रहा होगा, और उसके कारण से यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें हमारे पास एक यहाँ पर डी बी साइन थीटा का होगा और एक डी बी कॉस थीटा का एक और टर्म होगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डी बी साइन थीटा वाले टर्म्स आपस में कैंसिल कर दे रहे हैं, बट डी बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट वो रहेगा। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डी बी कॉस थीटा को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, और हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सिस के अलोंग हमारा बाहर की ओर कुछ होगा। बायो-सेवर्ट लॉ से हमारे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ इसका कॉस थीटा वाला टर्म ले ले तो हम लोग डायरेक्टली इसके मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वही वेक्टर है जो यहाँ पे सर्वाइव कर जा रहा है, उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो खत्म हो जा रहे हैं। यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि कांस्टेंट करंट होने के कारण से हमारा वो आई उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, और आई क्रॉस आर जो है इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आर, इसके कारण से जो साइन थीटा वाला टर्म आ रहा होगा वो हमारा 1 होगा, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा डी एल वेक्टर है और जो हमारा आर वेक्टर है ये दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, बिकॉज करंट टेंजेंशियल है हमारे लूप के। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डी एल एलिमेंट को वैरी करने के समय पे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा आई, आर स्क्वायर और कॉस थीटा ये तीनों ही कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर कॉस थीटा वाला टर्म जो है वो इसलिए आया बिकॉज हम लोग सिर्फ डी बी के कॉस थीटा वाला एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज साइन थीटा वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है। सो हमारा सिर्फ डीएल का इंटीग्रल बच जाएगा, जो और कुछ नहीं बल्कि पेरीमीटर है। सो इससे हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाकर और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आर स्क्वायर जो स्मॉल आर स्क्वायर है और कॉस थीटा है इन दोनों को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और फाइनली हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का दिखेगा। इससे हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है और डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग आउटवर्ड्स हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का यूज करते हुए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर लूप के सेंटर पे होगा उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं z इक्वल टू 0 पुट करने पे। z इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारा नीचे वाला जो टर्म है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड पूरा का होल टू द पावर 3/2 वो आर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ऊपर से आर स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद हमें पास नीचे में सिर्फ 1/r का टर्म बच जाएगा। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन पे बेस्ड कुछ आसान से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ a है और इसमें कांस्टेंट करंट I बह रहा है। इसका जो सेंटर है हमें उस पर इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो स्क्वायर लूप है वो 4 एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हमारे कंपोनेंट से बना हुआ है, 4 सेगमेंट से बना हुआ है वायर के, जो कि स्ट्रेट वायर वाले हमारे कंडीशंस है, और उनका फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सेगमेंट के कारण से हमारे उस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अपने राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्स होगा हर एक के कारण से। तो चारों का जब हम टोटल वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो और कुछ नहीं होगा बल्कि एक का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 4 गुना होगा, और ऐसा इसलिए होगा बिकॉज चारों ही आपस में एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। इस एक्सप्रेशन के कारण से इस एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग किसी एक सेगमेंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर कि s जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस कंडीशन में a/2 हो जाएगा, बिकॉज इस पॉइंट का किसी भी एक सेगमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है। इसके अलावा हमारा साइन θ2 वाला टर्म π/4 हो जाएगा और θ1 एंगल हमारा -π/4 हो जाएगा, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे सेंटर पे कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका 4 गुना करना होगा। सो फाइनली हमारा पूरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये मिलता है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ रहा है और इसका डायरेक्शन इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सेमी सर्कल दिया गया है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और इसके दोनों एंड पे हम लोग ने टेंजेंशियली 2 सेमी इनफाइनाइट वायर्स को जोड़ दिया है जिनसे भी सेम करंट सेम डायरेक्शनैलिटी को फॉलो करते हुए फ्लो हो रहा है।
हमें इस सेमी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इस सेमी सर्कल का रेडियस हमें r दे रखा है। अगर हम राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस प्रोडक्ट के कारण से हमेशा स्क्रीन के इनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि हर एक के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड ही होगी पॉइंट पी पे। हमें बस उन सबके मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करना है और उनको आपस में जोड़ देना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टॉप और बॉटम पार्ट्स हमारे सेगमेंट ऑफ वायर्स का ही एक टाइप है, बेसिकली सेमी इनफाइनाइट वाला टाइप। हमें इस सेमी सर्कल वाले के लिए कैलकुलेशन के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये देखने में लग रहा है कि मानो हमारे पास एक रिंग है जिसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा हो और उसके सेंटर पे हमें पूछा गया है, बट हमें सिर्फ आधा उसका दिया गया है। तो क्या हम लोग जो सेंटर पे हम लोग अपने रिंग के एक्सिस पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था उसमें एक्सिस से डिस्टेंस को जीरो रखने के कारण से जो हमें सेंटर पे मिला था मैग्नेटिक फील्ड उसका आधा करके एग्जैक्ट लिख सकते हैं? तो एक्चुअल में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इसी एक्सिस से किसी और पोजीशन पे नहीं कर रहे पा रहे होते। इसका कारण कुछ ऐसा है। ऐसा इसलिए है बिकॉज़ अगर हम लोग जो हमारा एक्सिस की किसी आर्बिट्री पोजीशन को हम लोग कंसीडर कर रहे थे, सेंटर के अलावा कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे थे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का 2 कंपोनेंट आ रहा था। एक एक्सिस के अलोंग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर हम लोग ध्यान से याद करें तो हमारे पास एक और छोटा-सा हमारा जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले पॉइंट्स थे, उनके कारण से हमारा ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कैंसल हो रहा था, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला। बट अगर हम लोग आर्बिट्री किसी पॉइंट को लेते हैं सेंटर को छोड़ के, देन इन दैट कंडीशन ये हॉरिजॉन्टल वाला या फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा नहीं। सो एक्चुअली में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी अलग डायरेक्शन में आएगा और वो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को भी हमें कैलकुलेट करना होगा। हालांकि अगर हम लोग सेंटर पे लेके एग्जैक्टली चलते हैं देन एक्चुअल में हमारे पास सेंटर की कंडीशन में कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता ही नहीं है। हमारा जो टोटल कंपोनेंट है वो वर्टिकल हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसमें डायरेक्टली आधा कर सकते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं। इसके मदद से हम लोग अपने सेमी सर्कल के जो सेंटर पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है वो रिंग के अपने आप में जो सेंटर पे है उसके कारण से है और सेमी सर्कल में हमने देखा कि उसे सिंपली इसी के आधा लिख सकते हैं, तो इसे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा आर स्क्वायर प्लस 0² पावर 3/2 जो टर्म है ये आर क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऊपर से कैंसिल होकर हमारे पास नीचे में सिर्फ 1/r वाला टर्म बच जाएगा। सो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद हम लोग जो हमारा टॉप और बॉटम सेमी इनफाइनाइट वायर्स है उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस दोनों ही एक्सप्रेशन में हम लोग सिंपली जो हमारे अप्रोप्रिएट एंगल्स हैं उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया है। हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इन सब का सम हो जाएगा, उसका डायरेक्शन जो है वो पॉइंट पी में स्क्रीन में इन्वर्ट की ओर हो जाएगा। सो हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। तो आज हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड्स के सोर्सेज को देखा कि कैसे बायो-सैवर्ट लॉ हमें बता रहा है कि जो मूविंग चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उसका यूज़ करते हुए हम लोगों ने स्पेसिफिक 2 केसेस सर्कुलर लूप और स्ट्रेट वायर की कंडीशन में हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया और उसकी वजह से कुछ आसान से क्वेश्चंस को करने का कोशिश किया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।